मॉड्यूल होमवर्क था एक्सरसाइज 1 2 3 सारे ही, है ना। तो कुछ क्वेश्चन लोगों से नहीं बने हैं, उसको मैं बना देता हूँ। धीरे धीरे करके सारे डिस्कस करेंगे, एक ही दिन सारे डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। एक डाउट जो आ रहा है 13 एक्सरसाइज 1 का टॉपिक वाइज में, 2A गैस प्लस B गैस गिव्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड 3 times, if the pressure is increased 3 times of the initial pressure, the velocity of forward reaction will be। देखो पहले तो t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं ये P1 है, ये P2 है प्रेशर। तो पता है काइनेटिक्स के हिसाब से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली कितना लिख देंगे, आपको याद होगा KF A का पार्शियल प्रेशर ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ A का स्क्वायर, एक्टिव मास ऑफ B का पावर 1, ऐसे लिखते थे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बोल रहे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितने टाइम्स बढ़ जाएंगे, ये बोल रहा है। इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना है, इनिशियली हमने क्या माना है, प्रेशर। पता है एक्टिव मास की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P1 का स्क्वायर एंड P2 पावर 1, क्योंकि इनिशियल एक्टिव मास क्या माना है, P1 P2, है ना। अब बोल रहा है कि इफ द प्रेशर इज इंक्रीज 3 times ऑफ द इनिशियल प्रेशर, तो इसको किसी टाइम t पर, है ना, तुम्हें पता नहीं क्या मन हुआ, कंटेनर का वॉल्यूम को जो है 1/3 कर दिया, वॉल्यूम 1/3 कर दिया। मान लो 30 लीटर था, 10 लीटर कर दिया, तो दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, 3 times। P1 है तो 3P1 और ये P2 है तो 3P2। प्रेशर ऑफ ईच गैस इज इंक्रीज्ड 3 times विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल। तो इस मोमेंट पे रेट क्या बोलोगे, इस मोमेंट पे रेट बोल सकते हैं टी टाइम पे KF 3P1 का स्क्वायर इंटू 3P2। जिस समय आपको रेट निकालना है उस समय का एक्टिव मास रखना पड़ता है। ओके, तो बताओ इसको सॉल्व करके देखो। 3 बाहर आ गया, 9 बाहर आ गया और यहाँ 3, 27 आ गया बाहर। KF P1 स्क्वायर P2 और इसका वैल्यू बताओ कितना है जो ऊपर लिखा है, तो R1 इज 27 टाइम्स ऑफ RF इनिशियली। बस इतना करना था। पता है ये लॉ ऑफ मास एक्शन से बनता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखा था, याद है, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू KF इंटू, है ना, मोलैरिटी ऑफ A एंड B का स्क्वायर, जो भी था, पावर A एंड B ऐसे बोलते थे। तो ये क्वेश्चन डाउट था, तो 27 टाइम्स बोल दो, ठीक है। प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ा दोगे तो रेट। एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही, जब एक्टिव मास का लेक्चर देखना, वहां पे मैंने ये लेक्चर क्वेश्चन कराया है। बोल रहा है एक कंटेनर है, उसमें 3 गैस है, CO2 है और H2 भी है एंड N2 है। तीनों कंटेनर्स, तीनों गैस एक ही कंटेनर में, वॉल्यूम V मान लो, और इसका मास दिया हुआ है 22 ग्राम, इसका मास दिया है 3 ग्राम और इसका 7 ग्राम। बोल रहा है एक्टिव मास का रेशियो क्या होगा, व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ एक्टिव मास। तो एक्टिव मास ऑफ CO2 is to एक्टिव मास ऑफ H2 is to एक्टिव मास ऑफ N2 is equal to, एक्टिव मास का मतलब होता है मोलैरिटी। तो मोल कितना हो गया, 22/44, वॉल्यूम कितना V, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ CO2 is to 3/2/V, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ व्हाट, H2, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तीनों गैस सेम कंटेनर में बताया। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि CO2 सिर्फ इस कोने में है, CO2 भी पूरे कंटेनर में है, H2 एंड N2 सारे, सबके लिए वॉल्यूम क्या है, V। जैसे मैंने क्लास में बोला भी है कि व्हाट इज द क्लासरूम ऑक्युपाइड बाय मी, दिस क्लासरूम, एंड व्हाट इज क्लासरूम ऑक्युपाइड बाय यू ऑल, दिस क्लासरूम। सो ये तीनों गैस के लिए वॉल्यूम क्या है, पूरा कंटेनर। इसीलिए हर बार आपको सेम वॉल्यूम से डिवाइड करना है। इस टू क्या, 7/28/V हो गया। अच्छा, V का कोई मतलब नहीं है, थ्रू आउट V कैंसिल हो जाएगा। इस तरह, इस लेवल का मैथ्स आना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ कितना बचा, 1/2 is to 3/2 is to 1/4, राइट। ये सॉल्व करो ना, V तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच रहा, 1/2 3/2। अब ऐसा करो, 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, 4 से सारे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या मिल जाएगा 4 को सारे 4:6:1, 4 को सारे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? कुछ गलत किया हमने? अच्छा हाँ, थोड़ा सा गलत कर दिया ना। 2:6:1 ना? हाँ वही 2:6:1। ठीक है, ये कहीं पे आंसर है? फोर्थ ऑप्शन में हाँ, फिर से 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं इसको फर्दर 2 से डिवाइड करें। ऐसे मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा है, फ्रैक्शन में मत रखो। ऐसे अगर इसको फर्दर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है? 1:3:0.5 है ना? ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखो कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर रहा हूं, चलेगा? है ना? देखो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है बच्चे, ये तो बहुत स्टार्ट वाले क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट वाले बोले तो जब हम एक्टिव मास वगैरह डिस्कस कर रहे थे, लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, उससे पहले बताया था व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो वहां का सवाल है, ये बहुत इजी सवाल है। 25 देखो क्या है, 25 में बोल रहे हैं एक PCl5 सॉरी PCl3 है, सॉरी PCl3 प्लस Cl2 इज इक्विलिब्रियम विथ PCl5, है ना? एंड द वैल्यू ऑफ Kc गिवन है 26, Kc का वैल्यू भी गिवन है। द वैल्यू ऑफ Kp एट द सेम टेम्परेचर, ये पूरा इक्विलिब्रियम कितने पे? 250 डिग्री सी पे है। और इस पर्टिकुलर गैसियस रिएक्शन के लिए Kc दिया हुआ है और Kp पूछा है, तो Kp इक्वल टू हम बोलते हैं Kc RT टू द पावर डेल Ng, डेल Ng -1 होगा, इसका डेल Ng -1 होगा। Kc 26 है, R का वैल्यू ना बच्चे यहाँ 0.0821 लेना है। क्यों लेना है ऐसा मैं बताऊं, क्योंकि जो Kc होता है वो मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है ना, यहाँ पे पर लीटर मतलब लीटर यूनिट आता है। आर का जितना भी वैल्यू है ना, उसमें मान लो 8.314 लिया तो जूल पर मोल पर केल्विन होता है। यहाँ तो लीटर आया ही नहीं, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन हुआ, यहाँ भी लीटर नहीं आ रहा है। मेरी बात आ रही समझ में? आर का कभी वैल्यू यहाँ पर Kp इक्वल टू Kc वाले पार्ट में आपको क्या लेना है? 1/12 लेना है, ठीक है? देखिए जो आर का वैल्यू मैं बोल रहा हूं ना, ये एसआई यूनिट है। पता है ये आर का वैल्यू कब यूज करना चाहिए? कब? जब पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये पास्कल में हो, सब एसआई में रखना है ना, ये पास्कल में, ये मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? मीटर क्यूब, है ना? नंबर ऑफ मोल तो चलो एसआई है, टेम्परेचर केल्विन में, मतलब प्रेशर को अगर तुमने रख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो सब एसआई में जब रखते हैं तब आर का वैल्यू ये रखते हैं। क्लियर है? आर का और वैल्यू क्या होता है? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अभी समझ लो, यहाँ पे सिखा रहा हूं एक बार, आर का वैल्यूज पे एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा जेईई मेंस में, और वहां वैल्यू गलत पुट कर दिया तो आंसर नहीं आएगी फिर, है ना? तो अभी सीख लो, ये जो आर का वैल्यू है ये तब यूज करना है जब प्रेशर तुम्हारा एटीएम में हो, वॉल्यूम तुम्हारा लीटर में हो। इसी को अप्रोक्सीमेटली ना हम लोग 1/12 बोलते हैं, है ना? और इसको अप्रोक्सीमेटली शायद 25/3 बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8.314 को 25/3 बोल सकते हो, और 0.0821 को अप्रोक्सीमेटली कितना? 1/12 बोल सकते हैं। तो अभी मुझे बताओ, इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं केसी तो मोल पर लीटर होता है, लीटर कहीं ना कहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा यूनिट में लीटर दिख रहा है? आर के कौन से यूनिट में लीटर दिख रहा है? ये वाली, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये यूज कर लिया, आर का वैल्यू, और टी किस में रखना है? हमेशा केल्विन में रखना है, डिग्री सी में नहीं रखना है। तो 273 प्लस 250, देखो सॉल्व हो जाएगा। अब कर लेना, कैलकुलेशन है बस, लेकिन यहाँ -1 है, ध्यान रखना।
पावर क्या है, तो केपी आ जाएगा। अब केपी का जो भी वैल्यू होगा वो एटीएम में होगा, अगर यूनिट कुछ ना कुछ है। ऐसे बताओ इस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट क्या होगा, बताओगे कोई? प्रोडक्ट बाय दो बार रिएक्टेंट है, मोलैरिटी या नीचे मोलैरिटी बाय मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी इनवर्स यूनिट होगा, पक्का। और केपी का यूनिट क्या होगा, एटीएम डिवाइड बाय दो बार एटीएम, एटीएम इनवर्स। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि केपी केसी का यूनिट भी बताइए। क्लियर है, पूछा जा सकता है ना ऐसा सवाल कि केपी केसी का यूनिट बताइए। ध्यान रखना जो ये फॉर्मूला है बच्चे, जो भी बता रहा था केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल एन जी, उस फॉर्मूला में है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल एन जी, हमेशा आर का वैल्यू क्या यूज करोगे, अप्रोक्सीमेटली 1/12 यूज करो, और टेम्परेचर किस में, केल्विन, ऐसे लिख के रख लें, आसान हो जाएगा क्योंकि ये केसी मोल पर लीटर में होता है। तो गलती से आप 8.314 मत यूज कर लेना। तो यही दिक्कत आ रही थी ना तुम्हें इस क्वेश्चन में कि क्या आर का वैल्यू क्या रखें, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे लीटर आता है इसीलिए हम आर का वैल्यू 1/12 रखते हैं। 1/12 एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली तो 0.0821 है, लेकिन 1/12 निकाल के देखो शायद 0.0821 आ जाएगा, है ना, ठीक है। किसमें, all reversible all reaction which have chemical disintegration, देखो ऐसा बोलना तो सही नहीं होगा कि सारे ही जहां पे केमिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है रिवर्सिबल होगा, बोलना सही होगा क्या, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ, मतलब ज्यादा सुटेबल आंसर तो मुझे फोर्थ लग रहा है, ठीक है। रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, और एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक। हाँ एक मिनट, अभी इसके कुछ और डाउट है। हाँ 28 डाउट है, बता देता हूँ। ये हटा दें क्या, डन है। देखिए 28, ए बी गैस है, इज इक्विलिब्रियम विथ ए गैस एंड बी गैस, है ना। ए बी इज 30% डिसोसिएटेड एट ए टोटल प्रेशर पी। देखो इस तरह के रिएक्शन के लिए मैंने एक एक्सप्रेशन बोला था, आपको याद होगा, PCl5 गिव्स PCl3 NCl2, A गिव्स B+C, ऐसा डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखा था क्लास में। पता है इसके लिए जो Kp का एक्सप्रेशन आएगा, अल्फा स्क्वायर पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आएगा, ये डिराइव भी किया, आप देख लेना। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर क्वेश्चन में P दिया हुआ है और अल्फा 33% दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू 1/3 हर जगह पुट कर दो, 1/3 का स्क्वायर इंटू पी 1 माइनस 1/9 हो जाएगा क्या। अब बस इसको सॉल्व करना है, मतलब देखो मैंने तो पूरा डिराइव भी नहीं किया, चाहो तो डिराइव करके भी बता सकता था, लेकिन बस इतना लिख लेना है। तो कितना आ गया 1/9, और यहाँ पे 1/9 और यहाँ 8/9, 9 कैंसिल हो गया, तो P/8 ना, P/8 क्या निकालना था कि P इक्वल टू 8 Kp, ऐसे बोल सकते हैं। अल्फा दे दिया है क्वेश्चन में, लेकिन इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं दिया है। अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है क्या वो बता दूं। इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है, पहले हमने ए मोल से शुरू किया था, याद करो, T इक्वल टू 0 पे A 0 0, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखा था, A माइनस ए अल्फा, ए अल्फा ए अल्फा, फिर सबका मोल फ्रैक्शन निकाला था, फिर सभी का पार्शियल प्रेशर निकाला था, तीनों गैस एक ही कंटेनर में है और कंबाइंड प्रेशर P है, याद है। तो ये प्रॉपर डेरिवेशन का पार्ट है, तो मैंने एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर लिया इसको, तो इतना इजी हो गया अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे तो, ठीक है।
अभी क्या है कि सॉल्व करके लाइए, नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और कर लेंगे डिस्कस। आप सॉल्व करके लाइए। सबसे पहले तो देखो सॉल्विंग मॉड्यूल एक भी क्वेश्चन नहीं बनना है अगर आपने 7 के 7 लेक्चर ईमानदारी से नहीं अटेंड किए हैं। अच्छे से क्वेश्चन अटेंड मतलब लेक्चर्स लिखा होना चाहिए, थ्योरी समझना चाहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, केसी का फैक्टर क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ केपी केसी, जैसे ए टू बी अगर K1 है तो B टू A 1/K1 है, वो सारे प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए। 50 क्वेश्चन तो कम से कम एलसीपी पे है जो लास्ट क्लास कराया था, तो उस वो एलसीपी को एक बार फिर से रिवाइज करके उसको खत्म करता हूँ, फिर आयनिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना लगभग 20-30 तक डिस्कशन हो गया, आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एलसीपी में मैंने क्या बोला था कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है, A of A, B of B is equilibrium with C of C and D of D, तो पहला क्या था बच्चे कि अगर रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड, टू रिगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट कहां जाएगा, फॉरवर्ड, याद है लास्ट क्लास बता दिया था। और इसी में प्रोडक्ट को अगर घटाएंगे तब भी किधर जाएगा, प्रोडक्ट कम किया, तुमने जो किया एलसीपी बोलता है कि सिस्टम उसको अपोज करेगा इधर गोइंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड फास्टर, याद है बताया, तुमने सी और डी को कम कर दिया तो ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर सी और डी को ये बढ़ा सके। तो बताओ किधर फास्ट भाग लेगा, फॉरवर्ड, याद है। उसी तरह से यहां पर अगर तुमने रिएक्टेंट को कम कर दिया या प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, दोनों केस में किधर, रिएक्टेंट कम कर दिया ना तुमने, सिस्टम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर इट कैन इंक्रीज द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। कैसे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया जा सकता है, सी ए और बी बढ़ाना है, ध्यान रखना पूरा स्टेटमेंट फिर से बताता हूं, दिस सिस्टम इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, है ना, कैपिटल एबीसीडी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, स्मॉल एबीसीडी आर द बैलेंसिंग कोफिशिएंट्स। if this system is already at equilibrium and subjected to any change like concentration change, तो तुमको चेंज जो करना है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, कर लो, है ना। एक कंटेनर में ये चारों एबीसीडी इक्विलिब्रियम पे है और तुमने एबीसीडी के एक्टिव मास में चेंज लाके इसको डिस्टर्ब किया, जैसे ही डिस्टर्ब किया इट विल ट्राई टू रीगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट ईदर गोइंग फॉरवर्ड फास्टर और बैकवर्ड फास्टर। और मैंने बोला एलसीपी ने ये बोला कि द रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन टू रिगेन द इक्विलिब्रियम अगेन सो दैट इट कैन नलिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज, सो दैट इट कैन अपोज वॉट एवर चेंज यू हैव डन। तुमने जो किया उसको ये अपोज करना चाहता है, सो दैट इट कैन अपोज वॉट एवर चेंज यू हैव डन। तो तुम अगर रिएक्टेंट को बढ़ा देते हो या प्रोडक्ट को कम कर देते हो, और करके बोल रहा हूं, दोनों साथ में मत करना, तो किधर जाने हैं, साथ में भी कर सकते हैं लेकिन जनरली इंडिपेंडेंटली बोला जाता है, रिएक्टेंट बढ़ाया तो क्या हुआ या प्रोडक्ट कम किया तो क्या हुआ। रिएक्टेंट को कम किया या प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, प्रोडक्ट को तुमने बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। अब सिस्टम चाहेगा टू रिगेन द इक्विलिब्रियम, तो फिर से इक्विलिब्रियम आने के लिए तुमने प्रोडक्ट बढ़ाया तो उसको प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा ना, लॉजिक लगाओ, तुमने जो किया उसको अपोज करेगा तभी तो फिर से इक्विलिब्रियम पे आ पाएगा। ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था, सडनली तुमने सी और डी बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। अब फिर से इक्विलिब्रियम लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सी और डी को, अरे और बढ़ाना पड़ेगा क्या, सी और डी को और बढ़ाना पड़ेगा उसको, कॉमन सेंस लगाओ, पहले से इक्विलिब्रियम पे है, मान लेते हैं पहले से 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, ऐसा है, these are already at equilibrium, these are the active mass already equilibrium। सडनली तुमने सीओडी बढ़ा दिया, 2-4 के जगह पे 5-7 कर दिया, बाहर से डाल दिया सीओडी, तो जैसे ही तुमने ऐसा कांड किया तो इक्विलिब्रियम क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। अब फिर से इसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो तुमने चेंज किया है उसको नलीफाई करनी पड़ेगी उसको। तुमने सीओडी को बढ़ा दिया, सीओडी और 2-4 होता तो इक्विलिब्रियम पे होता ना, सी और डी अगर 2-4 पे होता तो किस पे होता, वो इक्विलिब्रियम पे होता। तुमने सी और डी को सडनली बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम क्या हो गई, डिस्टर्ब। अब फिर से इक्विलिब्रियम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि तुमने बढ़ा के छोड़ दिया, मतलब इसको
इसको 5 और इसको 7 करके छोड़ दिया 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो फिर से ये बैकवर्ड फॉरवर्ड चलना शुरू होगा, समझे? एंड फिर से आधे घंटे के बाद ये फिर से गिवन डिस्टर्ब्ड कंडीशन पे, न्यू कंडीशन पे इक्विलिब्रियम पे आएगा। और एलसीपी ने क्या बोला? टू रिगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट इट विल गो फॉरवर्ड फास्टर और बैकवर्ड फास्टर, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो बताइए, टू रिगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट अगर सी और डी को बढ़ा दिया तो क्या होगा? तुमने जो बढ़ाया उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, अब ये फिर से इक्विलिब्रियम पे आने के लिए सी और डी को कम करना पड़ेगा इसको, ये नहीं कि और ये भी बढ़ा रहा है, अरे फिर कैसे आएगा इक्विलिब्रियम? तुमने जो डिस्टर्ब करा ना उसको नलीफाई करना है, तो उसको कम करना है, तो किधर चलेगा? तो दोनों केसेस में क्या हो गया? बोलो, ये बैकवर्ड क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? मतलब टू रिगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट दिस रिएक्शन शिफ्टेड बैकवर्ड फास्टर, समझ में? टू रिगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट दिस रिएक्शन शिफ्टेड बैकवर्ड फास्टर। पूरी बात आ रही है समझ में? पक्का? अच्छा, इसी में दूसरा फैक्टर क्या था बच्चे? वॉल्यूम अगर बढ़ाते हो, प्रेशर कम करते हो, एकदम लाइन रट लो, मास्टर लाइन है, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, एकदम ये लाइन रट लो, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अच्छा ध्यान रखना, पहला वाला केस में फॉरवर्ड बैकवर्ड तो जाएगा लेकिन केपी केसी रिमेन सेम, केपी केसी रिमेन सेम। क्यों? केपी केसी किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ टेम्परेचर। अरे मैंने बोला ना, ये भूल गया था, नाम नहीं लेना, मैंने पढ़ा है केमिकल, ये लाइन बोला है। हाँ पता है, बिफोर इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, जो भी आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस केस में, जब तुमने एबीसीडी सबको डिस्टर्ब किया, किसी एक को डिस्टर्ब किया, किसी दो को किया, सबको किया, फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, फिर 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद फिर से इक्विलिब्रियम पे आएगा, एंड फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही आएगा जो पहले था, समझ में? जब तक आप रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर नहीं बदलते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम ये सब बदलने से फॉरवर्ड बैकवर्ड जरूर चलेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा, न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा, ये याद रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? अच्छा, ये लाइन क्या है? प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर कम होगा, होगा ऑब्वियसली, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांड हो रहा है। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होगा एंड वाइस वर्सा, चलेगा? हमेशा याद रखना, जब ऐसा होगा तो सिस्टम किधर शिफ्ट हो जाएगा? मैंने ये नहीं बोला फॉरवर्ड बैकवर्ड, मैंने ये नहीं बोला, क्या बोला? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं ये तीनों गैस मजे से इक्विलिब्रियम पर है, N2H2N अमोनिया एक कंटेनर में इक्विलिब्रियम पे है, मान लो यहाँ पिस्टन भी लगा हुआ है, ऑलरेडी किस पे है बच्चे? इक्विलिब्रियम पे है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। सडनली तुमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम मतलब ओवरऑल प्रेशर क्या हो गया? पहले तीनों का मिला के प्रेशर अगर मान लो 10 ATM था, वॉल्यूम बढ़ाने से तीनों का प्रेशर घट के कम हो जाएगा, 5 ATM हो जाएगा। अच्छा मान लो पहले 10 लीटर वॉल्यूम था, सडनली तुमने वॉल्यूम 20 लीटर कर दिया, तो जो प्रेशर है उसका हाफ हो जाएगा। आया समझ में? वॉल्यूम डबल तो प्रेशर हाफ, दैट इज बॉयल्स लॉ, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है ना? अच्छा अब बताओ मैंने क्या लिखा है, ये लाइन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा? देखो तो, अगर प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हुआ है, अब इक्विलिब्रियम पे तब आएगा जब वो प्रेशर बढ़ा लेगा। तुमने प्रेशर कम कर दिया ना, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? प्रेशर बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा इसको? इक्विलिब्रियम पे आने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। गुड टू गो? बोलो। प्रेशर कब बढ़ेगा? जब यहाँ पे टोटल गैसियस मोल्स बढ़ेंगे। प्रेशर कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करेगा बच्चे? मोल पे। प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? मोल पे। और मोल ये घटा बढ़ा सकता है, इसके पास फ्रीडम है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड चल के मोल को चेंज कर सकता है ना?
अब बताओ, अब कनेक्ट करके बताओ जल्दी से, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स का क्या मतलब है यहाँ पे? वेरी गुड। देखो अगर फॉरवर्ड चलता तो 4 मोल गैस से 2 मोल गैस बनता, या फॉरवर्ड अगर चलता तो एक N2 मॉलिक्यूल और 3 H2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का बनता। मॉलिक्यूल्स कम हो जा रहे हैं ना, और बैकवर्ड चलने से 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो यहाँ पे पता है मैंने बस ये लाइन बोला, इसको रट लो, बाकी रिएक्शन को देख के डिसाइड करना कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड। इस केस में किधर जाने वाला है? टू रीगेन द, जैसे ही इक्विलिब्रियम पे था तुमने वॉल्यूम डबल कर दिया, प्रेशर हाफ कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर कम कर दिया। टू रीगेन द इक्विलिब्रियम प्रेशर तुमने कम किया, सिस्टम चाहेगा प्रेशर तब बढ़ेगा जब टोटल मोल्स बढ़ेंगे, गैसियस मोल्स। और ये रिएक्शन के लिए गैसियस मोल्स किधर बढ़ेंगे? बैकवर्ड। फॉरवर्ड में नहीं, किधर बढ़ेंगे गैसियस मोल्स? तो इस केस में इस रिएक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं बच्चे? वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होता है, एंड टू रीगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट किधर जाएगा? ये बैकवर्ड। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अमोनिया का प्रिपरेशन हाई प्रेशर पे पॉसिबल है या लो प्रेशर पे? अमोनिया बनना चाहिए, तो ये हाई प्रेशर पे पॉसिबल है या लो प्रेशर पे? तुम प्रेशर बढ़ाओगे, अगर इसी सिस्टम का प्रेशर बढ़ाओगे, सडनली मान लो वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम हाफ कर दिया, प्रेशर डबल कर दिया, तुमने अगर प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम क्या चाहेगा? प्रेशर को, प्रेशर कैसे कम होगा? मोल्स कम होंगे। मोल्स कब कम होगा इस केस में? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज प्रिफर्ड एट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, सॉरी हाई प्रेशर और लो प्रेशर? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में टुवर्ड्स किधर जाने वाला है ये? टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। किधर जाने वाला है? हाई प्रेशर में कल लिखवाया था, जाते हुए ये सब पढ़ा दिया, एक बार फिर रिकैप करा रहा हूं मैं। हाई प्रेशर पे किधर? टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। लिखिए जल्दी से, लिखिए फिर से, लेक्चर नंबर दीजिए और ये सारे लिखिए फिर से। ओके आगे बढ़ूं, देखिए ठीक है, आगे बढ़े। देखिए इसमें जो अमोनिया वाला बात कर रहा था, ये क्वेश्चन एक बार और अच्छे से कर लीजिए। अगर ये सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, ये तीनों गैस इक्विलिब्रियम पे है, जिस फैक्ट्री में अमोनिया बनाई जा रही है, अगर अमोनिया का यील्ड बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? तो अगर तुम इस तरह के रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम को कम करोगे, प्रेशर को बढ़ाओगे, तो ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? भाई लाइन क्या था? वॉल्यूम बढ़ाने से, प्रेशर कम करने से टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ये लाइन था। तो उल्टा टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। यहाँ पे वॉल्यूम कम किया है, प्रेशर बढ़ा दिया है, किधर शिफ्ट होगा ये रिएक्शन? ऑब्वियसली फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या बन रहा है? अमोनिया। टुवर्ड्स क्या? हमेशा ये कंडीशन में क्या बोलेगा? हमेशा टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। लास्ट क्लास लिखा दिया था, अभी कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूं। जैसे मान लो अगर ये है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। एक कंटेनर बच्चे, एक कंटेनर में इस तरह के इक्विलिब्रियम है, दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयर इन ए कंटेनर, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयर इन ए कंटेनर। अब बता दो तो वॉल्यूम बढ़ाने से किधर जाएगा ये रिएक्शन? किधर जाएगा? अभी जो लाइन मास्टर लाइन बोला है उसी से बनना है, ध्यान से सुनना। क्या बोला था इस केस में? क्या बोला? वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर, देखो प्रेशर कम किया ना, सिस्टम क्या चाहेगा? प्रेशर। तुम जो कर रहे हो उसको अपोज करना है। तुमने प्रेशर कम कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब सिस्टम फिर से तब इक्विलिब्रियम पे आएगा जब प्रेशर बढ़ेगी। प्रेशर कब बढ़ेगी? जब गैसियस मोल्स बढ़ेंगे। अगर ये फॉरवर्ड चलता है तो ये और डिसोसिएट होकर CO2 गैस बनाएगा, लेकिन बैकवर्ड चलने से क्या और गैस बढ़ेगा या कम होगा?
अगर बैकवर्ड चल रहा है तो गैस मॉलिक्यूल रिएक्ट करके बैक हो गया ना और सॉलिड में चला गया। बैकवर्ड चलने से काम नहीं होगा इस केस में। किधर चलना पड़ेगा इस केस में? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब लोग, क्या मैं ही समझ रहा हूँ, एक दो लोग समझ रहे हैं? सब समझ रहे हैं? फॉरवर्ड क्यों गया? प्रेशर कम किया ना, अब उसको प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जब गैसियस मोल्स बढ़ेंगे। प्रेशर कब बढ़ेगा? जब गैसियस मोल्स बढ़ेंगे। गैसियस मोल्स कैसे बढ़ेंगे? फॉरवर्ड जाने से। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? इस केस में अगर पूछे कि कैल्शियम कार्बोनेट और ज्यादा डिसोसिएट होगा लो प्रेशर या हाई प्रेशर, कैल्शियम कार्बोनेट विल डिसोसिएट मोर लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अरे लो प्रेशर पे फॉरवर्ड जा रहा है ना, देखो ना, कैल्शियम कार्बोनेट विल डिसोसिएट मोर। टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। दिस रिएक्टेंट विच इज इन सॉलिड स्टेट विल डिसोसिएट मोर एंड मोर व्हेन प्रेशर इज लो या प्रेशर इज हाई। प्रेशर हाई करोगे तो यही रिएक्शन किधर चला जाएगा? ये पहला क्वेश्चन है मान लो। इसी में दूसरा क्वेश्चन, अगर तुमने वॉल्यूम को कम किया, प्रेशर को बढ़ा दिया, तब बैकवर्ड ना, और डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना, और तो एसोसिएट हो रहा है। मतलब ये दोनों अलग अलग जुड़ के रिएक्टेंट बना रहा है। प्रेशर तुमने बढ़ा दिया, प्रेशर कब कम होगा? जब मोल्स कम होंगे। कौन सा मोल? गैसियस मोल। और गैस तो यहाँ सिर्फ CO2 है, CO2 को कम करना पड़ेगा। नहीं, सॉलिड का प्रेशर होता ही नहीं। यहाँ जो प्रेशर की बात हो रही है गैसियस, गैस की वजह से प्रेशर की बात हो रही है। यहाँ जो प्रेशर की बात हो रही है किसके प्रेशर की बात हो रही है? इवन मैंने क्लास में ये भी बताया था कि अगर जो सॉलिड स्टेट में है उसकी एक्टिव मास को बढ़ाओगे घटाओगे, नो इफेक्ट। ये हाइलाइट्स में लिखा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कैल्शियम कार्बोनेट को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? नो इफेक्ट। इसको बढ़ा रहे हैं, नो इफेक्ट। इन दोनों को घटा रहे हैं, नो इफेक्ट। अगर आप CO2 के मास को कम बेसी करोगे, कम 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 करोगे या बढ़ाओगे, तो अगर CO2 बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, CO2 कम करोगे तो फॉरवर्ड। लेकिन सॉलिड, जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो सॉलिड स्टेट में है उसके एक्टिव मास को वेरी करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। सो इट विल नाइदर शिफ्ट फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। ध्यान रख सकते हैं क्या? पक्का? ठीक है। देखो, ऐसा है कि पढ़ा रहा हूं और पता चला इससे से क्वेश्चन है और नहीं बना, तो कम से कम मेरे कंट्रोल में क्या है कि नोट्स में वो सारी चीजें रहे जो क्वेश्चन में आ जाए। तुम्हारे कंट्रोल में नोट्स याद करना है। मतलब ऐसा हो गया कि मैंने नोट्स में वो चीजें लिखा ही नहीं और वो आ गया जेईई मेंस में, तो गलती मेरी। लेकिन सब कुछ मैं समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, और मैं ये भी आपको फ्रीडम दे रहा हूँ कि कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप अभी रियल टाइम में पूछो, अलग से टाइम लेके पूछो, लेकिन आपको करना है क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है, वो सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। अच्छा, ये बताओ 2HI गिव्स H2I2, सब गैस है मान लो। बताओ इस केस में प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ा रहे, प्रेशर कम कर रहे, क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ा रहे, प्रेशर कम कर रहे, इस केस में क्या होगा? ये भी लास्ट क्लास लिखाया था। डेल एनजी 0 है ना बच्चे। अगर फॉरवर्ड गया तो दो मॉलिक्यूल HI का रिएक्ट करके डिसोसिएट करके दो ही मॉलिक्यूल तो बना रहा है ना, और बैकवर्ड चलने से इसके दो मॉलिक्यूल, एक H2 एक I2, इसके दो बना रहे हैं। डेल एनजी 0 है ना। इस केस में नो इफेक्ट बोलो। डेल एनजी जब 0 होता है बच्चे तो प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है, नो इफेक्ट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि डेल एनजी 0 है। ऐसा नहीं हो रहा है कि फॉरवर्ड जाने से ज्यादा गैस बन रहा है या बैकवर्ड जाने से ज्यादा गैस बन रहा है। टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। भाई साहब, यहाँ फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में सेम नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है। टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड में सेम नंबर ऑफ गैसियस मोल्स हैं, तो डेफिनेटली इट विल नॉट नीदर शिफ्ट फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड। डेल एनजी अगर नॉन जीरो आएगा तो प्रेशर का इफेक्ट होता है। ध्यान रखना, डेल एनजी अगर नॉन जीरो है तब दो केस ले लेना, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम कर रहे, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं। और इसमें दूसरा केस क्या था? वॉल्यूम कम करना, प्रेशर बढ़ाना। क्या था दोनों में? बताओ मास्टर लाइन क्या था इसमें? डेल एनजी जब नॉन जीरो है तब ये वैलिड है। क्या मास्टर लाइन था इसमें? पहले वाला में
यही तो रटना है ना? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ, अब तो बोलो याद हो गया, हाँ, एंड टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ gaseous moles, towards more number of gaseous moles, towards lesser number of gaseous moles. ठीक है, देखो लास्ट क्लास शायद प्रेशर का इफेक्ट भी बता के भेजा था, नहीं याद है? नोट्स लिखा था लास्ट क्लास, जो कॉपी वगैरह में कहाँ कॉपी है, क्या है? एक और फैक्टर लिख लेना, टेम्परेचर, ठीक है? टेम्परेचर का फैक्टर बहुत पहले से पढ़ा रखा है, उसके ग्राफ भी बता रखे हैं आपको, है ना? ग्राफ वगैरह सब बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से लिख देता हूं। थर्ड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। ध्यान रखना, इसमें दो केस बनते हैं। अगर एंडोथर्मिक है तो, एंडोथर्मिक मतलब A ऑफ A, B ऑफ B, C ऑफ C एंड D ऑफ D, अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका याद है? मैंने बहुत पहले क्लास में शुरू में जब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताई थी, तो ऐसे भी बोला था, इसको लिखने का 3-4 तरीका होता है। हीट पॉजिटिव नहीं, मान लो 500 किलो जूल ऐसे लिखा रहता है, या तो डेल एच ग्रेटर देन 0 लिखा रहेगा, या हीट का वैल्यू लिखा रहेगा, या फिर यहाँ पे माइनस हीट लिखा रहेगा। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन किसका है? एंडोथर्मिक का, माइनस हीट, है ना? यहाँ पे ऐसा बात है, देखो उस समय बताया था ए और बी है पहले, है ना? इसकी एनर्जी मान लो 500 है, बाहर से इसने 500 और लिया, तब जाके सी और डी बनाया। ऐसा एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होगा तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, ये एब्जॉर्ब होगा, समझ गए? पहले से उसका हीट कंटेंट कितना है? हीट कंटेंट पहले से कितना है? कुछ 500 है, बाहर से उसने हीट लिया, हीट एब्जॉर्ब्ड, तब जाके रिएक्टेंट किस में जाएगा? प्रोडक्ट में। एंडोथर्मिक का ये मतलब होता है, शुरू वाले क्लास देखना जिस समय मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ाए थे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इसका इवन ग्राफ तक बताया था आपको कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वर्सेस, है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डायग्राम। तो एंडोथर्मिक का ऐसा ग्राफ था, इनिशियली रिएक्टेंट की एनर्जी 500 है, प्रोडक्ट की एनर्जी 1000। अभी जो ये दोनों बना, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1000। हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक अगर अच्छे से नहीं आता तो यहाँ दिक्कत आएगी। अच्छा, इस केस में बच्चे, इस तरह के सिस्टम का अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर कैसे बढ़ा होगा? तुमने हीट दिया होगा, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा सिस्टम का? हीट दोगे ना। अब बताओ, तुमने हीट दे दिया, सिस्टम क्या चाहेगा? हीट को कम करना, और हीट एब्जॉर्ब जिस डायरेक्शन में होगा उधर शिफ्ट हो जाएगा। तुमने हीट बढ़ाया तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। बताओ ये रिएक्शन हीट किस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब कर सकता है? किस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब कर सकता है? बड़ा सिंपल है। तो ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड। और यहाँ एक नया चीज भी लिख लेना, के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा। मजेदार बात ये, अभी तक के इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहे थे, बढ़ा घटा क्या हुआ, प्रेशर चेंज, कंसंट्रेशन चेंज में के इक्विलिब्रियम, जो नए इक्विलिब्रियम पे आ रहा था वही आ रहा था जो पहले था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। T1 पे अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5 है, तो T2 टेम्परेचर पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 भी हो सकता है, प्रोवाइडेड T2 ग्रेटर देन T1। सो यहाँ पे मास्टर लाइन क्या लिखोगे? ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो ना, ये हीट लेगा तो फॉरवर्ड चले, तुम हीट दे रहे हो किधर जाएगा? सीधा सा बात है। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होके फॉरवर्ड जाता है, हीट एब्जॉर्ब होके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है। तुम हीट दे रहे हो, किधर जाएगा? लॉजिकल है ना? अरे यस नो।
all endothermic reaction shifts in the direction where temperature where heat can be absorbed. ये लाइन भी लिख सकते हो, all reaction will shift in the direction where heat can be absorbed when temperature increases, है ना? ऐसे इस केस में क्या मास्टर लाइन है? ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड के इक्विलिब्रियम आल्सो इंक्रीजेस. All endothermic reactions shift in forward direction when temperature is increases, when temperature increased, and K equilibrium also increases. And K equilibrium also increases. All endothermic reactions shifts in forward direction with increase in temperature, and K equilibrium also increases. Yes or no? अच्छा एक बात बताओ बच्चे, बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से और ज्यादा डिसोसिएट होगा या क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ. चलो अगर मैं बोलता हूं कि ये रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से किधर जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ, किधर जाएगा रिएक्शन? हाँ, अरे कोई सॉल्ट है उसको डिसोसिएट करना है, किधर जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से? कोई डाउट है इसमें क्या? कोई भी डिसोसिएशन एंडोथर्मिक होता है ना बच्चे, एंडोथर्मिक होता है. तो इस रिएक्शन के लिए क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने से किधर जाएगा? बोलेंगे और डिसोसिएट हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा जी? अरे यस नो, यस सर. हाई टेम्परेचर पे और ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा. कॉमन सेंस. सर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर दे रहे हैं तो फॉरवर्ड जाएगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे वो हीट जो तुमने दिया उसको एब्जॉर्ब कर ले. ये तीसरा चौथा बार डिस्कशन हो रहा है, प्लीज इसको सीख ले. टेम्परेचर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज गोइंग टू अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना? एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट कि यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट सिर्फ अफेक्ट नहीं होता, न्यू इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो भी बदल जाता है. ये भी तो नया बात है. एंडोथर्मिक बोल सकते हैं, मतलब दो चार ऐसे हैं जो डिसोसिएशन है बट एक्सोथर्मिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिसोसिएशन रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्लियर है? इसी में केस 2 क्या बोलेंगे बच्चे? अगर डेल्टा एच लेस देन 0 है मतलब एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है पहले ये तो समझे कि अगर यहाँ ए बी रखा है तो प्रोडक्ट में जाने के समय हीट क्या कर रहा है वो, मतलब इसकी 1000 है, बचा 500 है और 500 रिलीज कर दिया, ऐसी वाली बात है. अरे यस नो, इसने बाहर से कुछ लिया नहीं, अपने आप रिएक्ट किया, है ना? प्रोडक्ट बनाया और कुछ एनर्जी रिलीज कर दी. जैसे एलपीजी जब ऑन करते हैं तो बाहर से क्या वो हीट लेता है? नहीं, बस एक फ्लैश लिया, एक चिंगारी ली, कंबशन शुरू, जल रहा है चीजें, और जो उसकी एनर्जी है वो कहाँ मिल रहा है? सराउंडिंग को, जैसे खाना पक जाता है. अरे यस नो, एक्सोथर्मिक समझते हो? ऑल कंबशन, है ना, ऑल न्यूट्रलाइजेशन, रिस्पिरेशन जो हम लोग ले रहे हैं उसमें भी एटीपी रिलीज होता है. यस नो? तो इस केस में बच्चे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले तो रिएक्शन देखो, ए ऑफ ए, बी ऑफ बी क्या जा रहा है? सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी. मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेस देन 0 है. इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? लिखने का तरीका में कंफ्यूज मत होना, -500. या फिर लिखने का एक और तरीका है इसका, क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा प्लस हीट, प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा रहेगा. ये तीनों रिप्रेजेंटेशन किसका है? एक्सोथर्मिक का. अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? अच्छा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने मतलब तुम हीट दे रहे हो, अगर हीट देने से ये और फॉरवर्ड चलेगा तो और ज्यादा हीट रिलीज होगा ना. एलसीपी क्या बोल रहा है? जो तुम करोगे उसको अपोज करना है उसको. तुमने हीट दिया और फॉरवर्ड और चल लिया, ये और हीट रिलीज कर दिया, क्या ऐसा सही लग रहा है? अरे कॉमन सेंस लगा. अगर एक्सोथर्मिक है और तुम हीट दे रहे हो और तुम बोल रहे हो सर मैं एक्सोथर्मिक है और हीट देंगे तो फॉरवर्ड जाएगा, ये लाइन अगर बोल रहे हो तो तुम एलसीपी सही नहीं समझे. फिर एलसीपी ये बोलता है कि जो तुम करोगे उसको अपोज करना है. तुमने हीट दिया, सिस्टम चाहेगा हीट को कम करना या और रिलीज करना. तुम दे रहे हो बाहर से हीट, तुम एनर्जी दे रहे हो बाहर से, सिस्टम क्या और एनर्जी रिलीज करेगा या उसको कंज्यूम करेगा? कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड चलो तो और हीट रिलीज हो जाएगी. किधर चलेगा ये? बैकवर्ड.
और मजेदार बात क्या है कि इक्विलिब्रियम भी घट जाता है। ग्राफ देखना, इस पे तो ग्राफ बना हुआ है अच्छे से, वेंट ऑफ इक्वेशन 3-4 ग्राफ बने हुए हैं। पता नहीं कि देखा है, वो क्लास याद है या नहीं है, लेकिन प्रॉपर क्लास इस तरह क्वेश्चन समझ गए? बोलो। एंड वाइस वर्सा लिख सकते हो अगर चाहो तो, एक्सोथर्मी के टेम्परेचर कम कर रहे हो तो फॉरवर्ड वाइस वर्सा लिख सकते हो। इससे पहले वाले में वाइस वर्सा लिख लेना। एंडोथर्मिक में क्या लिखा है? टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड, तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम किया तो बैकवर्ड। यस नो? लॉजिकली समझो, अदरवाइज तुम्हें फिर रट्टा मारना पड़ सकता है। डन? आगे बढ़े। देखो, बोला जाता है अमोनिया का प्रिपरेशन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है बच्चे, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर अमोनिया टू प्रिपेयर। अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने उसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा? अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने, प्रेशर तो अभी बोला था यार, प्रेशर बढ़ाएंगे और कम करेंगे? अभी जस्ट प्रेशर वाला फैक्टर लिखा था, प्रेशर क्या करना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा बच्चे, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरवर्ड चलाना है तो फॉरवर्ड मतलब टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, तो हाई प्रेशर। एंड टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर अगर हाई रखेंगे तो बैकवर्ड चलेगा, अमोनिया और डिसोसिएट हो जाएगा। अमोनिया बनाना है तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? ऑल्दो मैं बताऊं N2 और H2 बहुत ज्यादा, मतलब N2 तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो ये पूरा प्रोसेस भी बहुत हाई टेम्परेचर पे ही होता है ओवरऑल। लेकिन अगर कोई कंडीशन पूछ ले इस रिएक्शन का तो यही लिख के आना, ओवरऑल रिएक्शन बहुत हाई कंडीशन पे होता है। क्लियर है? प्रेशर हाई एंड टेम्परेचर लो। बोलो यहां तक समझ गए? नाउ अमोनिया वाला क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ऐसा ही मॉड्यूल में होगा तो उसको करते हैं। मॉड्यूल लाए हो सब लोग? मॉड्यूल है? देखो एलसीपी का क्वेश्चन में देखो, एक दो और क्वेश्चन करो। जैसे ये 91 नंबर क्वेश्चन बताओ। 91 एक्सरसाइज 1 का 91 क्वेश्चन देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 1 का 91 क्वेश्चन देखिए। क्या तबीयत ठीक नहीं है? एक्सरसाइज 1 का 91 जल्दी। हो गया क्या? नहीं, ट्राई नहीं हो रहा है। पहले तो ये समझना पड़ेगा जो रिएक्शन है वो जैसा रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से बताओ। 2A + B ये सारे गैस हैं, C + 362 किलो कैलोरी, ये रिप्रेजेंटेशन है। बोल रहा है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिव्स द हाईएस्ट यील्ड ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। मतलब इसको बढ़ाना है, यील्ड ऑफ C बढ़ाना है। बिल्कुल अमोनिया वाला ही सवाल है, बताओ। क्यों टेम्परेचर क्यों कम करना है? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड चलेगा, लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड चलेगा। तो टेम्परेचर लो, ठीक है। एंड प्रेशर क्या? when we increase the pressure system will shift in the direction where lesser number of gases moles can be formed। तो रिएक्टेंट में 3 मोल गैस, प्रोडक्ट में 1 मोल गैस है, तो प्रेशर को क्या रखना पड़ेगा इस केस में? हाई। तो इस वाले कंडीशन के हिसाब से आंसर क्या सही लग रहा है? थर्ड आंसर। हाँ, प्रेशर 1000 atm एंड टेम्परेचर 50 डिग्री सी। चारों ऑप्शन देखो, पहला वाला में प्रेशर भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है। प्रेशर कितना है? 1000 atm एंड टेम्परेचर 500 डिग्री सी है। दूसरे वाले में प्रेशर 500 है, टेम्परेचर भी 500 है। अभी भी दोनों ज्यादा ही, टेम्परेचर कम चाहिए ना। सारे टेम्परेचर के वैल्यू में सबसे कम कौन टेम्परेचर है? 50 डिग्री सी। एंड सारे प्रेशर में सबसे ज्यादा प्रेशर 1000। इजी तो है? बोलिए।
तो ये जो इधर वाला सारा क्वेश्चन दिख रहा है वो कैसा है? ये सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं किस पे? 77 से लास्ट तक जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो किस पे है? एलसीपी पे। ट्राई करना है, जेई मेंस के भी सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर ये बताओ, 87 बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 87, ये मैंने 91 डिस्कस कर दिया, 87 बताओ। बोल रहा है सोडियम नाइट्रेट इज इक्विलिब्रियम विद सोडियम नाइट्राइट प्लस हाफ O2। मान लो ये बन गया, ये रिएक्शन है, पूरा लिखा तो नहीं है। व्हेन सोडियम नाइट्रेट इज हीटेड इन ए क्लोज वेसल, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड NaNO2 इज लेफ्ट बिहाइंड। तो इस केस में पहला ऑप्शन है एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन। सोडियम नाइट्राइट ये है, ये सोडियम नाइट्रेट है, इसको बढ़ाने से फॉरवर्ड चलेगा क्या? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही तो समझना है। इसको बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं होगा, इसको भी बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट फेवर्स फॉरवर्ड। लग तो रहा है कि हाँ इसको बढ़ाओ तो रिएक्टेंट है तो फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन ये सॉलिड है ना, इसलिए कुछ नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट फेवर्स फॉरवर्ड। अच्छा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड, सही है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होता है? एंडोथर्मिक। अच्छा, ये एंडोथर्मिक है या नहीं है? डेल्टा एच क्या होगा इसका? ग्रेटर देन 0। डिसोसिएशन बच्चे, किसी को तोड़ना है, किसी चीज को पिघलाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो बताओ इसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा? ये है, वही ऑप्शन भी है कि नहीं? अरे ऐसा नो, तो क्या इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे? पक्का बोलिए। देखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस भी एक टॉपिक है, लेकिन उस पे क्वेश्चंस पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक मास्टर लाइन में बस बता देता हूं, समझना। अगर एक कंटेनर में सपोज गैस इक्विलिब्रियम पर है, ए एंड बी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, और बाहर से दो तरह की बातें, कांस्टेंट वॉल्यूम है और एक में पिस्टन भी लगा हुआ है, ध्यान देना। ए और बी यहां भी इक्विलिब्रियम पे है। बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या है, मैं वहां पे ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ए और बी दोनों बराबर भी हो सकता है, चलेगा। ये जो स्मॉल ए बी है ना, दोनों बराबर भी हो सकता है। ए 3 ये 1, ये 1 ये 3, ये 1 ये 2, ऐसा कुछ भी रख सकते हो। स्मॉल एबीसीडी को कुछ भी रख सकते हो, चलेगा। यहां भी मान लो इस तरह का इक्विलिब्रियम है सब लोग। इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बस आपको समझाने की कोशिश है। मान लेते हैं ये दोनों सिस्टम एट इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे है बच्चे, यहाँ पे क्या फिक्स है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहाँ पे पी एक्सटर्नल फिक्स्ड है। पी एक्सटर्नल पी नॉट है और ये कांस्टेंट है। ये ध्यान रखना, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। पिस्टन लग गया, बाहर का प्रेशर फिक्स कर दिया ना, तो अंदर का प्रेशर भी हमेशा बाहर के बराबर ही रहेगा। यहाँ पे कैसा प्रोसेस है? ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और ये कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स से सीखेंगे। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबेरिक बोलते हैं, आइसोबेरिक, ठीक है। नाउ अब बोला जाता है कि इस तरह के सिस्टम में मान लो यहाँ पे एक इनलेट लगा हुआ है, बल्ब वगैरह लगा, बाहर से इनर्ट गैस डाल रहे हैं। इस तरह के सिस्टम में जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, इस तरह का इक्विलिब्रियम है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे, बाहर से इनर्ट गैस डाल रहे हैं। इनर्ट गैस जैसे आर्गन, हीलियम, नियोन या नाइट्रोजन भी इनर्ट गैस होता है, N2 गैस भी डाल सकते हैं। व्हेन इनर्ट गैस एडेड टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम which is already at constant volume, उस केस में है ना, इनर्ट गैस एडिशन है ना, नो इफेक्ट, बस इतना रटना है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो दिस इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, नीदर गो फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड।
मान लो ए और बी गैसियस सिस्टम है, इक्विलिब्रियम पे है, क्लोज कंटेनर में, वॉल्यूम भी फिक्स है। अच्छा यहाँ भी कंटेनर यहाँ भी क्या है, यहाँ भी कंटेनर जो है क्लोज ही है, बट यहाँ पिस्टन लगा हुआ मतलब ये ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता। अगर यहाँ 10 लीटर है 10 लीटर फिक्स रहेगा। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम, गैसियस इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट। क्या याद करना है? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, फोर्थ बोल रहा हूं है ना? एडिशन ऑफ क्या? इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या बोल सकते हैं? नो इफेक्ट। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बोल सकते हैं? नो इफेक्ट। अब बताओ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू द सिस्टम विच इज एट कांस्टेंट, है ना, प्रेशर, बाहर का प्रेशर फिक्स है, बाहर का प्रेशर, सब लोग इधर ध्यान देना, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। अगर तुमने बाहर से इनर्ट गैस, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था, ठीक है, ए और बी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है, इस तरह का बैलेंस इक्वेशन है, तुम बाहर से इनर्ट गैस डालोगे तो पता है अंदर का प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जब पिस्टन रुका हुआ है मतलब अंदर बाहर का प्रेशर क्या है? सेम है। ए और बी का जो पहले दोनों का कंबाइंड प्रेशर है और बाहर का प्रेशर सेम है, इसलिए पिस्टन रुका हुआ है। अगर इस तरह के सिस्टम में अगर प्रेशर डालोगे, नहीं लग रहा है एक बैलून में हवा डालोगे तो भरे उसका साइज बढ़ेगा? अरे ऐसा ना हो। तो यहाँ क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ पे जब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करोगे, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो यहाँ पे बस एक लाइन याद रख लेना, वॉल्यूम क्या हो गया? अरे अब याद करो, उधर वॉल्यूम बढ़ने से क्या करते थे? अरे प्रेशर वाला वॉल्यूम वाला क्या करते थे वॉल्यूम बढ़ने से? बस यही लाइन रट लेना है, टुवर्ड्स, वेरी गुड, टुवर्ड्स। एक्चुअली वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, इंडिविजुअल गैसेस की प्रेशर कम हो गई, ए और बी की प्रेशर कम हो गई। वॉल्यूम बढ़ने से टुवर्ड्स क्या बोल दें? मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अब याद कर सकते हैं क्या? देख रहे हो कैसे पीछे से रिलेट कर दिया, पीछे वाला पार्ट जो था, अरे ऐसा ना, वॉल्यूम प्रेशर वाला पार्ट से रिलेट कर दिया ना। अच्छा यहाँ पे अगर गलती से डेल एन जी यहाँ भी जीरो निकलता तो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे भी अगर डेल एन जी जीरो आ जाए तो क्या बोल देंगे? नो इफेक्ट। समझ में आया? ये लाइन रट लेना, काम हो जाएगा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू द गैसियस रिएक्शन, गैसियस इक्विलिब्रियम सिस्टम, है ना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू a equilibrium system which is already at equilibrium and having gas at constant volume, no effect, at constant pressure towards more number, बस एक ही लाइन है यहाँ पे, लेसर वाला लाइन भी नहीं है, towards more number of gaseous moles। एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ए और बी का नहीं बढ़ाना, जो इक्विलिब्रियम पे है उस पे तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा देखो, इनर्ट गैस इसलिए भी डाल रहे हैं कि वो ए और बी से रिएक्ट ना करे, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर इनर्ट गैस डालने से ए और बी की मतलब ए और बी की प्रेशर कम हो गई तो डेफिनेटली फॉरवर्ड बैकवर्ड तो हो ही जाएगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ बदलेगा ही नहीं, ठीक है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू ए गैसियस सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम will not affect the equilibrium, will neither shift forward nor backward, but addition of inert gas at constant pressure always shifts the equilibrium towards, ये लाइन रखना है, towards क्या? always, always। पहला आइसोकोरिक है, दूसरा आइसोबेरिक है, ठीक है। ऐसे ही सवाल ज्यादा पूछा नहीं गया है, इनर्ट गैस वाले सवाल ज्यादा है नहीं।
डन। देखिए थोड़ा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ना फिजिकल इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा उस पे भी आता है, लेकिन ठीक है पहले इस पे एक दो सवाल कर लेते हैं। अगर मान लो तुमसे ये बोल दिया कि SO3 gives प्लस O2, मान लो एक कंटेनर है और उसमें ये तीनों गैस इक्विलिब्रियम पे है, SO3 SO2 O2, और इस तरह में इनर्ट गैस डाल दिया, आर्गन या हीलियम या नियोन, पी एक्सटर्नल फिक्स है, तो एक तरह से कांस्टेंट प्रेशर पे डाला है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू द गैसियस इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा बताओ, ये रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? क्या लाइन लिखाया था? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैस। देखो प्रेशर भी कांस्टेंट है, प्रेशर किधर बोल दें, याद रख सकते हो। अच्छा यहीं पर अगर मान लो ऐसा रहता 2HI, कुछ मेंशन नहीं है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है प्रेशर कांस्टेंट है, तब नो इफेक्ट होता क्या? क्यों? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या बोलते हैं इस केस में? नो इफेक्ट। पक्का? थर्ड क्वेश्चन, N2 plus 3H2 gives ammonia, है ना? एडिशन ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बोलो इस तरह के सिस्टम इक्विलिब्रियम पे N2H2 अमोनिया इक्विलिब्रियम पे है, इस तरह के सिस्टम में इनर्ट गैस डाल रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे भी डाल रहे हैं, देखो ना क्या। अरे टुवर्ड्स मोर, क्या नहीं याद कर पा रहे हैं? क्या लिखा है कांस्टेंट प्रेशर पे किधर? टुवर्ड्स किधर ज्यादा मोल्स है? तो बैकवर्ड बोलना, इतना क्या सोच रहा है, बोलो। अच्छा यही सेम क्वेश्चन होता बच्चे N2H2 अमोनिया, सेम क्वेश्चन, और बोलता है एडिशन ऑफ आर्गन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बता डेलेंसी क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या बोल देंगे, बोलो नो इफेक्ट। यही तो रटना है आपको, हाँ नो इफेक्ट। आया समझ में? लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक दो क्वेश्चन कभी कभी इससे आ जाएगा बच्चे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम, सब लोग ध्यान दीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो क्या है? सॉलिड इज इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, या लिक्विड इज इक्विलिब्रियम विथ गैस, ऐसा। तो आपसे अगर पूछ देगा इस तरह के सिस्टम में, पहला अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर जाएगा, इस तरह के सिस्टम। बड़ा सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चे सॉलिड मेल्ट होगा या नहीं होगा? फ्यूजन होगा। फॉरवर्ड? अच्छा इसमें भी बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से इस तरह का फिजिकल इक्विलिब्रियम, इवन डायरेक्ट अगर सॉलिड इक्विलिब्रियम विद गैस लिखते तो भी क्या बोल सकते थे, सोचना है क्या सब जगह फॉरवर्ड? अरे यस नो? पक्का? टू रिगेन द इक्विलिब्रियम स्टेट विल गो फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो नहीं लगता है लिक्विड और सॉलिडिफाई हो जाएगा? बताओ ना, हाई टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड और लो टेम्परेचर पे, जैसे बताओ आइस वाटर मान ले, हाई टेम्परेचर पे आइस या वाटर? वाटर। लो टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन अकर्स, हाई टेम्परेचर फ्यूजन मेल्टिंग, फ्यूजन मेल्टिंग। अच्छा लो टेम्परेचर पर लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड?
टेम्परेचर लो करोगे तो जो गैस है वो कंडेंस होकर लिक्विफाई हो जाएगा, कंडेंसेशन। हाई टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन। अरे यस नो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लिक्विड से गैस। लो टेम्परेचर पे ज्यादा चांस है। उसी तरह सॉलिड डायरेक्टली गैस में अगर जाता है तो सब्लिमेशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड। अब बताओ हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? गैस से सॉलिड बनेगा, सॉलिड से गैस बनेगा? हाई टेम्परेचर पे पक्का लॉजिकल है, अरे सुनो। और लो टेम्परेचर पे समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो इसमें दूसरा अगर मैं बोलूं टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो यहाँ बैकवर्ड, और यहाँ भी टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो बैकवर्ड। बोलो सबको आ रहा है समझ में? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे, प्रेशर का क्या इंपैक्ट होगा सोचना है। प्रेशर, तो पहले प्रेशर का इन दोनों पे इंपैक्ट बताओ, इस पे बाद में बताता हूं। अगर तुमने इस तरह का सिस्टम को प्रेशराइज कर दिया, सॉलिड लिक्विड एक डब्बे में बंद है, ऐसे सोचो बच्चे, सॉलिड है, सॉरी यहाँ पे नीचे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड या सॉलिड है नीचे, और वो इक्विलिब्रियम में किसके साथ है? उसी के वेपर के साथ। वही साइलेंस। यहाँ पे नीचे लिक्विड है या सॉलिड है, उसके ऊपर क्या है? उसी का वेपर है। अब इसको कंप्रेस करेंगे, तूने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम चाहेगा प्रेशर कम करना। प्रेशर कब कम होगा? कौन सा मोल? वेपर कम होगा। अरे प्रेशर बढ़ाया तो किधर? प्रेशर बढ़ा दिया किधर? बैकवर्ड। मतलब देखो लेसन ऑफ गैसियस मोल्स, यहां बताओ प्रेशर बढ़ा दिया तो बैकवर्ड। इसी में अगर प्रेशर और कम कर दिया तो पता है सॉलिड लिक्विड गैस पे है और प्रेशर कम कर रहे हो और गैस बन जाएगा। प्रेशर कम कर रहे हो तो मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा तो गैस बनने के लिए स्पेस दे दिया तुमने। अरे ऐसा नो, ये इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो यहाँ स्पेस आ गया ना गैस बनने के लिए, क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड। इधर बताओ प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इसमें लाइन याद रखना, सॉलिड और लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम पे है तो प्रेशर बढ़ाने से ये लाइन रटो, टुवर्ड्स मोर डेंसिटी साइड, ये लाइन रटना है, टुवर्ड्स मोर डेंसिटी साइड। क्या मतलब है इसको समझाता हूं। जैसे अगर आयरन सॉलिड और आयरन लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है, अच्छा बताओ लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी मोल्टेन आयरन की या सॉलिड की? सॉलिड की डेंसिटी पक्का ना? इस केस में प्रेशर बढ़ाओगे ना तो क्या लिखा है इधर? टुवर्ड्स मोर डेंसिटी साइड, मतलब सॉलिडिफिकेशन होगा। कभी भी प्रेशर बढ़ाते हैं ना मॉलिक्यूल पास आता है और वो सॉलिडिफाई की तरफ जाता है, मतलब लिक्विड या सॉलिड की तरफ जाता है। तो क्या बोले यहाँ पे? बैकवर्ड पक्का सब लोग? लेकिन देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर आइस सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम पे, मजेदार क्वेश्चन है ये। अच्छा ये बोलना सही है, वर्ल्ड में जितने भी सॉलिड हैं उसकी डेंसिटी उसके लिक्विड से ज्यादा होगी। वर्ल्ड में जितने भी सॉलिड हैं उसकी डेंसिटी उसी की लिक्विड से ज्यादा होगी। ये 99.99% केसेस में सेम है, आइस वाटर के केस में नहीं। आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है वाटर की? सुना है कभी? नहीं सुना है। आइस फ्लोट करता है वाटर पे, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सिंक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यस नो? पक्का ना? तो मैंने क्या लाइन बोला यहाँ पे? टुवर्ड्स मोर डेंसिटी साइड। अब बताओ इस केस में प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर शिफ्ट होगा? डेंसिटी किसकी ज्यादा है, आइस या वाटर, सॉलिड या लिक्विड? इस केस में किधर जाएगा इस केस में? फॉरवर्ड। तो ध्यान रखना सॉलिड लिक्विड के केस में दो केसेस बनते हैं। अगर सॉलिड और लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम पे है तो प्रेशर का दो इंपैक्ट है, प्रेशर का दो इंपैक्ट है। एक चीज, 1 मिनट और थोड़ा टाइम लू, यहाँ पे देखना, अगर हाई प्रेशर किया तो किधर गया ये सिस्टम?
सॉलिड आयरन की तरफ, पक्का। मोर डेंसिटी साइड यही रटा है ना, किधर जा रहा है? टुवर्ड्स मोर डेंसिटी साइड, सॉलिड की तरफ जा रहा है, जा रहा है पक्का, मतलब और सॉलिड बन रहा है। लेकिन फिर इसको मेल्ट करना है तो टेम्परेचर क्या करनी पड़ेगी? तो ध्यान रखना इस केस में मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब आयरन और सॉलिड और लिक्विड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1 एटीएम पे मान लो 500 केल्विन डिग्री सी है सपोज, 5 एटीएम पे वो ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। मेरी बात समझना, जैसे ये स्टील है ना, इस रूम में इस स्टील को मेल्ट करेंगे ना तो हो सकता है कि 2000 डिग्री सी पे मेल्ट हो, समझना। कितने पे? 2000 डिग्री सी, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको एक ऐसे डब्बे के अंदर रख रहे हैं जहां का प्रेशर ज्यादा है, जैसे अभी यहाँ का सराउंडिंग प्रेशर क्या है? 1 एटीएम। अगर इसको एक ऐसे डब्बे में रख दें जिसका प्रेशर मान लो 5 एटीएम है, तो ये मेल्ट 2000 डिग्री सी पे नहीं करेगा और ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा। और सरप्राइजिंगली अगर इसी सॉलिड को एक ऐसे डब्बे में रख दे जो वैक्यूम है, जहाँ टेम्परेचर प्रेशर बहुत ही कम है, जहाँ प्रेशर पता चला वो 100 डिग्री सी पे भी मेल्ट हो रहा है। बताओ, रूम टेम्परेचर पे मतलब ओपन सिस्टम पे 2000 डिग्री सी पे मेल्ट हुआ था, ये कितने पे? 2000 डिग्री से हुआ था। एक वैक्यूम चैम्बर में ले जाके इसको मेल्ट करो, पता चला 100 डिग्री सी पे मेल्ट हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पे ये किधर जाना चाहेगा? सॉलिड की तरफ। और लो प्रेशर पे किधर जाना चाहेगा? लिक्विड की तरफ। पता है, कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर गया। मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेल्टिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर प्रेशर? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल प्रेशर? यस। यहाँ 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 मजेदार बात देखो, सुना है ना आज तक कि आइस वाटर 0 डिग्री सी पे इक्विलिब्रियम पे होता है? ये तो सुना होगा। आइस की फ्रीजिंग पॉइंट और लिक्विड वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 0। सुना है कि नहीं? डीप फ्रीजर को 0 डिग्री सी पे मेंटेन करके वहां पे एक ग्लास लिक्विड वाटर रख दो, थोड़ी देर के बाद देखोगे कि ऊपर आइस बन जाएगा, नीचे वाटर रहेगा, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाए। लेकिन अगर डीप फ्रीजर का टेम्परेचर -5 डिग्री सी कर दो तो पूरा आइस ही रहेगा, राइट? +1 डिग्री सी कर दो, पूरा वाटर रहेगा, पक्का? पक्का। ये सारे कांड पॉसिबल हैं 1 एटीएम पे, मतलब जो बोल रहे हो ना तुम 1 एटीएम पे पॉसिबल है। कितने पे? 1 एटीएम पे। मेरी बात समझ, अगर तुमने 5 एटीएम कर दिया आइस वाटर का, मतलब आइस अगर 5 एटीएम पे पड़ा हुआ है और एक्सटर्नल टेम्परेचर 0 है तब भी पूरा मेल्ट कर जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? आइस अगर 5 एटीएम पर है, 1 एटीएम पे नहीं, और एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सी, तो भी पूरा मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है 1 एटीएम पर। अगर तुम इस तरह के सिस्टम का प्रेशर बढ़ाओगे, सिस्टम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लिक्विड वाटर, 0 डिग्री सी पे पूरा मेल्ट कर जाएगा। क्लियर है? अगर तुम चाहते हो फिर से फ्रीज करना तो यहाँ पे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा। क्या आइस की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी हमेशा है? बोलना नहीं। कब है? जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 180। आइस की फ्रीजिंग पॉइंट क्या हमेशा 0 डिग्री सी है? ऑलवेज नो। कब है वो? जब 1 एटीएम एक्सटर्नल प्रेशर है। अगर मान लो इस रूम का प्रेशर 5 एटीएम कर दें, कितना कर दें? 5 एटीएम, और यहाँ एक गिलास पानी रख दें और 0 डिग्री सी टेम्परेचर कर दें, नहीं होगा फ्रिज। मेरी बात समझ रहे हो? तुम डीप फ्रीजर का प्रेशर को 5 एटीएम कर दो और वहां एक गिलास पानी ले जाके रख दो और 0 डिग्री सी मेंटेन करो, वाटर वाटर ही रहेगा, फ्रिज नहीं हो। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं तो आइस से वाटर बन जाता है, फिर से वाटर से आइस बनाना है तो टेम्परेचर क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। कभी ऐसा मान लो एक स्टेटमेंट आ गया, जेई एडवांस लेवल में स्टेटमेंट आ गया कि प्रेशर बढ़ाने से किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो देखो दोनों हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ भी रहा है और प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट
फ्रीजिंग पॉइंट कम भी हो रहा है। डिपेंड करता है वो कैसा सॉलिड है, मतलब उसके सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है या लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर है? क्या प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है? बोलेंगे हाँ, मोस्ट ऑफ द सॉलिड तो ऐसा ही होता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द सॉलिड ऐसा नहीं होता क्या? सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी और उसी की लिक्विड की डेंसिटी कम होगी। वर्ल्ड का मैक्सिमम सॉलिड तो ऐसा ही होगा ना। किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड की। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड है जिसका लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, जिसमें आइस वाटर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। आइस वाटर के केस में बताओ, प्रेशर बढ़ाने से क्या लाइन है, मास्टर लाइन? टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम शिफ्ट। टेम्परेचर में उतना एक्सेप्शन नहीं है बच्चे, डेंसिटी वगैरह देखते ही नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये तो बड़ा अच्छा है। और टेम्परेचर कम करो तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन प्रेशर के केस में यहां भी देखो दिक्कत नहीं था। जब लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पे है तो नो डाउट डेंसिटी इसी की ज्यादा होगी, तो प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड। अच्छा, ये लाइन हर जगह लगा सकते हो तुम चाहो तो, टुवर्ड्स क्या, मोर डेंसिटी साइड, हर जगह लगा सकते हो। अच्छा बताओ, यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स मोर डेंसिटी साइड। डेंसिटी किसकी ज्यादा है? यहाँ बताओ, प्रेशर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होगा? कभी भी फिजिकल इक्विलिब्रियम है सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में, प्रेशर बढ़ाने से किधर शिफ्ट होगा? मोर डेंसिटी। मोर डेंसिटी बताओ इसमें किसकी है? बैकवर्ड। देखो यहाँ लिखा भी है ना, प्रेशर बढ़ाने से किधर, बैकवर्ड। ये लाइन हर जगह लग जाएगा बच्चे, टुवर्ड्स मोर डेंसिटी साइड। फिजिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर का क्या इंपैक्ट है? टेम्परेचर वाले में दिक्कत नहीं होता, लोग कॉमन सेंस लगा के बता देते हैं, हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ाएगा तो सॉलिड मेल्ट हो जाएगी, लिक्विड वेपराइज हो जाएगी, कॉमन सेंस लगा लेते हैं। लेकिन प्रेशर वाले में ये लाइन रटना पड़ेगा। समझ रहे हो? प्रेशर वाले में ये लाइन याद करनी पड़ेगी, ठीक है?